नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। स्पेशल बिहार की क्लासेज आप लोगों को कंटिन्यू रूप से प्रोवाइड कराई जा रही है। आशा करते हैं कि इस सीरीज से आपको काफ़ी लाभ मिलेगी। आज की क्लास में देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बिहार के जो कल्चरल एक्टिविटी से कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये वैसे प्रश्न है जो बिल्कुल ही बिहार के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, डे टू डे यहाँ पे संबंध रखते हैं और डे टू डे संबंधित चीज़ों को ही बीपीएससी के द्वारा अधिक बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न आज शामिल हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध मंजूषा चित्रकला किस लकड़ी से बनाई जाती है? उस लकड़ी का नाम है सनई की लकड़ी। इसका अलग अलग नाम भी है, जैसे कि इसको साने की लकड़ी भी बोला जाता है या फिर इसे सोला की लकड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इस मंजूषा चित्रकला की बात करें तो इसकी जो इतिहास है बहुत ही पुराना आपको नज़र आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में माना जाता है कि ये जो चित्रकला थी प्रचलित थी, क्योंकि इसके जो अवशेष थे आज भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर उसके बाद से आएगा महाजनपद काल का जो दौर आएगा, उसमें जो देखेंगे बिहार के क्षेत्रों में जो अंग का क्षेत्र है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा तेजी से ये मंजूषा चित्रकला फैलना शुरू हो गया। तो यही ये अंग जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी और वर्तमान में यही जो क्षेत्र है देखिए भागलपुर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए भागलपुर की लोक कलाओं में एक मंजूषा चित्रकला को भी जाना जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, आखिर इसको किस आधार पे इस चित्रकला को बनाया जाता है? तो इसका सब्जेक्ट है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, बिहुला। ध्यान रखिएगा, बिहुला। बिहार में बिहुला बहुत ही फेमस है, बहुत सारे नाटक भी खेले जाते हैं। तो इस बिहुला में ध्यान रखिएगा धार्मिक महत्व को इसमें सबसे अधिक इंडिकेट किए जाने के यहाँ पे प्रयास किया जाता है। इसका जो रंग होता है बेसिकली 3 रंगों में, ध्यान रखिएगा 3 रंगों में मैंने सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 3 रंग हैं, पहला हो जाएगा रेड, रेड के साथ साथ पिंक का भी, दूसरा हो जाएगा येलो कलर और एक हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन कलर। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो 4 जो कलर है, मतलब बेसिकली 3 ही है, रेड पिंक एक साथ है, तो अधिकता मैंने एकदम प्रमुखता से यहाँ पे उपयोग किया गया है। इसके जो किनारियों में देख पा रहे होंगे, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे चित्रांकन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि 5 चीज़ है इसमें। नंबर 1 हो जाएगा लहरिया, उसके अलावा इसमें बेलपत्र का चित्र का अंकन किया जाता है। सर्प की लड़ी बोलते हैं। इसके अलावा मोखा हो गया, इसके अलावा यहाँ पे त्रिभुज हो गया। तो ऐसी चीज़ों के यहाँ पे आपको प्रयोग होते हुए मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, गंगा हो गया, यहाँ पे जो भी पशुओं को देख पा रहे हैं, हाथी, घोड़ा, ऐसे चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे के जन्म के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? ये जनरली बिहार में हर घर में गाया जाता है। ये बिहार में ही नहीं, उत्तर भारत में भी बहुत ही फेमस है। उसका नाम है सोहर। ध्यान रखिएगा, सोहर। इसकी भी बहुत ही पुरानी किंवदंती है। कहानी के रूप में माना जाता है कि जब कृष्ण और, ठीक है, राम का जन्म हुआ था तो सोहर गाया गया था। तो इसीलिए हर घर पे, ठीक है, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उनसे लिंक करने का प्रयास किया जाता है। और सोहर गाने में देखिए यहाँ पे सबसे अधिक हैप्पी को, हास्य को, ध्यान रखिएगा, अधिक इंडिकेट किया जाता है। बच्चे के जन्म से संबंधित, उससे जुड़ी कहानियाँ, इसमें त्योहारों का वर्णन किया जाता है, ठीक है, इस गाने में। धोबिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बहुत ही देख पा रहे हैं ना, धोबिया नृत्य बिहार में बहुत ही फेमस है। खासकर बिहार में नहीं देखेंगे तो भारत का जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, यहाँ पे धोबिया नृत्य बहुत किया जाता है विवाह के अवसर पर। ध्यान रखिएगा, विवाह के अवसर पर ये किया जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन कलाओं में से भी एक कला है धोबिया नृत्य। इसके अलावा कुछ और कलाओं को भी हम लोग देख लेते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जैसे कि एक हो जाएगा जाट जतिन। ध्यान से देखते चलिए, जाट जतिन। ये देखेंगे तो मिथिला और कोसी के क्षेत्रों में, मिथिला और कोसी के क्षेत्रों में, हालांकि दोनों ही आपको अगल बगल देखने के लिए सब सारा क्षेत्र मिल जाएगा। यह पेयर में किया जाता है, जोड़ी में, मतलब मेल और फीमेल दोनों साथ में मिल के करते हैं। उसी तरीके से हो जाएगा यहाँ पे कर्मा। कर्मा जो नृत्य होगा, ध्यान रखिएगा, कर्मा वृक्ष से मिला है जो भाग्य और सौभाग्य का प्रतीक है। यह जब कर्मा पेड़ को रोपा जाता है, रोपण के समय, ध्यान रखिएगा, पेड़ को जब रोपा जाता है उस समय इस गीत को गाया जाता है। इसके अलावा हो जाएगा कजरी। ये बहुत फेमस है, बीपीएससी प्रश्न बना सकता है। कजरी, ध्यान रखिएगा, वर्षा ऋतु का गीत है, वर्षा ऋतु का यह गीत है। इसके अलावा एक और है झूमर। झूमर, ठीक है, खासकर बिहार में ग्रामीण महिलाएं झूम झूम के, ठीक है, झूमर नृत्य करती है। लेकिन इसका अगर, ठीक है, मेन जो अगर देखा जाए
ठीक है, उद्देश्य या फिर कह सकते हैं ओरिजिन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको राजस्थान के क्षेत्रों में देखने के लिए मिल जाएगी। झूमर, जैसे एक मूवी आया था पद्मावत, उसमें गाना था ना वो, तो झूमर ध्यान रखिएगा, बिहार में भी इसको किया जाता है। तिब्बत में पहला मठ किस बिहार के मॉडल से प्रेरित था, अर्थात हूबहू उसको बनाया गया था तिब्बत में। तो वो देखिए मठ अर्थात यहाँ पे उदंतपुरी का मठ, ध्यान रखिएगा उदंतपुरी का मठ, इसी से प्रेरित तिब्बत में पहला मठ बनाया गया था। उदंतपुरी की अगर हम लोग बात करें, उदंतपुरी खासकर मठ की बात करें, तो इसका जो निर्माण जो कराया गया था पाल वंश का शासक, ठीक है, गोपाल के द्वारा, ध्यान रखिएगा पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा निर्माण कराया गया था। ये वही गोपाल है, ठीक है, जिसने पाल वंश की नींव रखी थी, पाल वंश की स्थापना की थी। उदंतपुरी बहुत अधिक आपको दूर देखने के लिए नहीं मिलेगा, महज नालंदा से, ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी पे ही आपको ये उदंतपुरी जो मठ है देखने के लिए मिल जाएगी। सूत्र समुच्चय किसके द्वारा लिखा गया है, सूत्र समुच्चय किसके द्वारा लिखा गया है, बहुत फेमस नाम है शांति देव, ध्यान रखिएगा शांति देव के द्वारा लिखा गया है। शांति देव का कुछ और भी नाम है, इनका एक नाम है जिसे इनको भूसुक भी बोला जाता है, भूसुक, ठीक है। 8वीं शताब्दी के माना जाता है कि यह बहुत ही, ठीक है, महान दार्शनिक, बौद्ध भिक्षु, कवि और नालंदा महाविहार के विद्वान हुआ करते थे ये शांति देव, ठीक है। इन्होंने, ठीक है, नागार्जुन का जो एक सिद्धांत था मध्यम मार्ग, नागार्जुन का, ठीक है, मध्यम मार्ग का जो सिद्धांत था, मध्यम मार्ग का सिद्धांत था, उसी को शांति देव, ठीक है, फॉलो कर रहे थे। वैसे नागार्जुन का एक और सिद्धांत था शून्यवाद, ठीक है, नागार्जुन का शून्यवाद, तो मध्यम मार्ग को फॉलो कर रहे थे। और नागार्जुन चूंकि ध्यान रखिएगा महायान को मार रहा था, महायान मतलब समझ रहे हैं ना, मूर्ति पूजा, बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा संबंधित था। तो शांति देव बिल्कुल ही नागार्जुन को फॉलो करते हुए आपको नजर आएंगे, और इसी की वजह से महायान शाखा को, मध्यम मार्ग को, खासकर बौद्ध धर्म को ये बहुत आगे तक ये लेके भी गए, ठीक है, बाद में चल के, ठीक है, काफ़ी इसका प्रचार प्रसार भी हुआ। तो याद रखिएगा शांति देव। भू परिक्रमा किसके द्वारा लिखी गई है, भू परिक्रमा किसके द्वारा ये लिखी गई है। तो देख पा रहे हैं भू परिक्रमा जो लिखी गई है बहुत ही फेमस, आप कह सकते हैं कि अलग अलग नाम है, कवि, दार्शनिक, ठीक है, विद्यापति के द्वारा, ध्यान रखिएगा विद्यापति के द्वारा। माना जाता है कि विद्यापति का ये जो भू परिक्रमा है पहला ग्रंथ था, अभी तक यही बोला गया है, ठीक है, पहला ग्रंथ था, ध्यान रखिएगा पहला ग्रंथ था। ये जो बिहार का जो मिथिला का जो क्षेत्र था, ध्यान रखिएगा बिहार का जो मिथिला का क्षेत्र था, वहीं पे आपको ये रहते हुए मिल जाएंगे। बहुत सारे वहाँ पे शासक थे, खासकर मिथिला के उस समय जो शासक थे, मिथिला के जो शासक थे, कुछ वंश का नाम आपको ध्यान रखना है, ओइनवार वंश, ओइनवार वंश, ध्यान रखिएगा ओइनवार वंश। इन्हीं शासकों के दरबार में विद्यापति यहाँ पे, ठीक है, रहते थे। इसके अलावा इनको मैथिली का कवि कोयल भी बोला जाता है, बहुत सारी कविताएं इनके द्वारा लिखा गया है। शिव के ये अनन्य भक्त थे, ध्यान रखिएगा शिव के भक्त थे, लेकिन उसके बाद भी ये प्रेम गीत हो गया, और प्रेम गीत का नाम आएगा तो आप, ठीक है, वैष्णव पंथ को कैसे छोड़ सकते हैं, राधा कृष्ण को कैसे छोड़ सकते हैं। तो सब यहाँ पे उन सारे ही गीतों को विद्यापति के द्वारा लिखा गया था। किस पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य के लिए जेल जाने वाला पहला भारतीय माना जाता है। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे डायमेंशन लेके, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लॉजिक दे के यहाँ पे बताया जाता है, लेकिन इसमें जो ऑथेंटिक जो उत्तर माना जाता है वो है यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। बहुत जगह यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक भी दिया हुआ है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ध्यान रखिएगा। 1883 में जेल गए थे, 1883 में जेल गए थे, लेकिन जेल जाने का जो कारण है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। उस समय देखिए जो बंगाल जो प्रेसिडेंसी था उसी में जो कलकत्ता में, ठीक है, आपको ये याद है कि वहाँ पे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो उस समय कलकत्ता में देखिए एक, ठीक है, उच्च न्यायालय का जो न्यायमूर्ति था, जज जो था, जिसका नाम था नौरिस, ध्यान रखिएगा नौरिस। एक ऐसी समस्या है क्योंकि बंगाल भी भारत के धरोहर से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर वहाँ भी एक हिंदू बहुल जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है। तो वहीं पे एक मूर्ति मिला, हिंदू धर्म से संबंधित एक मूर्ति मिला। अब इस मूर्ति में एक डिबेट छिड़ गया कि भाई इसकी उम्र क्या हो, एज क्या हो।
क्योंकि उस समय साइंस तो बहुत अधिक डेवलप नहीं हुआ था। तो इस मूर्ति को ले जाया गया कटघरे में, सोचिए उच्च न्यायालय में लाया गया, और ये जो जज था, न्यायाधीश था नॉरिस, इसने बोला कि कुछ खास नहीं होगा, महज ठीक है इसकी उम्र 100 साल होगी। अब इससे जो हिंदू को जो मतलब हिंदुओं की जो भावनाएं थी पूरी तरीके से आहत हो गई कि देखो भाई इतनी पुरानी मूर्ति है, ये मजाक उड़ा रहा है, 100 साल ही बोल रहा है। इसी एवज में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 2 अप्रैल 1883 को बंगला में ही, ध्यान रखिएगा, एक एडिटोरियल लिखा। वो एडिटोरियल छप गया और उसमें साफ साफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नॉरिस को लिखा कि भाई ये इतना बड़ा पद पे रहता है, ध्यान रखिएगा, ये इतना बड़ा पद पे रहता है, लेकिन उस पद के लिए बहुत अभी अयोग्य है, उस पद के लिए अभी ये बहुत अधिक अयोग्य है। अब इसी में क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, तो 5 जजों की, ध्यान रखिएगा, 5 जजों की यहाँ पे बेंच बैठ गई, समझ रहे हैं, पूरा पीठ बैठ गई, 5 यहाँ पे जज आ गए। बड़े मजे के बाद इसमें 4 यूरोपीय थे और एक भारतीय था, उनका नाम याद रखिएगा, रोमेश चंद्र मित्र, ठीक है, रोमेश बोलते हैं ना, रमेश बंगला में रोमेश हो जाएगा, ठीक है, रोमेश चंद्र मिश्रा, ठीक है। 5 जजों की बैठक ने इसकी सुनवाई की और माना जाता है कि बहुत मना की रोमेश चंद्र मिश्रा के, देखियो ये इतना बड़ा ये कंट्रोवर्सी के कारण नहीं होना चाहिए, 5 जज, ठीक है, इतने छोटे मुद्दों के लिए बैठा जा रहा है, लेकिन फिर भी अब इस नॉरिस को, ठीक है, खुन्नस निकालना था, ध्यान रखिएगा, खुन्नस निकालना था, और इस सुरेंद्रनाथ बनर्जी को यहाँ पे, ठीक है, 2 महीने की, ध्यान रखिएगा, 2 महीने की कारावास, ठीक है, सुनाई गई 1883 में। तो उम्मीद है कि आपको ध्यान रहेगा, कभी आपको भूलेगा नहीं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखते चलिए आप लोग। पहला है यहाँ पे द बिहार हेराल्ड, ठीक है, हेराल्ड, ये भी एक पत्रिका है, ठीक है, इसमें जो भी पत्रिका देख पा रहे हैं सब इंग्लिश में ही यहाँ पे संचालित हो रही थी। ये निकाला गया था लगभग 1875 में, ध्यान रखिएगा, 1875 में। माना जाता है कि इसके बाद से धीरे धीरे बिहार में मीडिया युग, खासकर इंग्लिश में बहुत तेज़ी से, ठीक है, प्रसिद्धि मिलने लगी। मातृभूमि देख पा रहे हैं, मजरूल हक, बहुत फेमस नाम है ये भी, ध्यान रखिएगा, मदरलैंड 1921 में, ध्यान रखिएगा 1921 में, और द बिहार हेराल्ड 1875 में। उसके बाद है इंडियन मिरर, एस.एन. सेन, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। इंडियन मिरर को किसने प्रकाशित किया हुआ था, इनका नाम है मनमोहन घोष, और एक और नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर, 1861 में। द इंडियन नेशन, महाराज कामेश्वर सिंह, बहुत ही फेमस नाम है, दरभंगा महाराज, ध्यान रखिएगा, दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह, 1931 में इसका प्रकाशन किया गया था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कह रहा कौन सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा सी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। नंदनगढ़ स्तूप किस जिले में स्थित है, बहुत फेमस प्रश्न है, ठीक है, अशोक के स्तूप से संबंधित प्रश्न है। नंदनगढ़ स्तूप किस जिले में स्थित है, तो देखिए नंदनगढ़ जो है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पश्चिमी चंपारण में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लौरिया का नंदनगढ़, ठीक है। इसमें जो स्तूप है उसके ऊपर देखेंगे तो सिंह की मूर्ति बनी हुई है। अब थोड़ा बिहार में अन्य जो स्तूप है उसको भी जान लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बना देगा। जैसे कि एक तो हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में, ध्यान रखिएगा, और एक और है पश्चिमी चंपारण में रामपुरवा का स्तूप, ठीक है। इसकी खासियत है कि इसमें वृषभ बना हुआ है, 60, समझते हैं ना, वृषभ बना हुआ है, और यही जो वृषभ माना जाता है, मैंने एकदम हूबहू आपको राष्ट्रपति भवन के, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति भवन के बरामदे में भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है। एक और स्तूप मिला हुआ है लौरिया अरेराज देखिए पूर्वी चंपारण में, कंफ्यूज बहुत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है, पूर्वी चंपारण में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बना हुआ है सिंह की मूर्ति ऊपर बनी हुई है, सिंह की मूर्ति बने हुए है। एक और मिला है वैशाली में, ध्यान रखिएगा, वैशाली में एक कोल्हुआ क्षेत्र है, कोल्हुआ, ठीक है, यहीं पे मिला हुआ है, इसमें भी सिंह की मूर्ति बनी हुई है। माना जाता है कि अशोक जब बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया तो इस वैशाली के स्तूप को भी बनवाया। एक छोटा आपको लघु शिलालेख देखने के लिए मिल जाएगा सासाराम में, लघु शिलालेख हो जाएगा सासाराम में, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से कहीं से भी अटैक कर सकता है। लोमेश ऋषि की गुफाएं किस जिले में है, लोमेश ऋषि बहुत फेमस ऋषि है, ठीक है, लोमेश ऋषि की गुफाएं
किस जिले में स्थित है? तो देखिए वर्तमान में अगर देखा जाए तो एरिया होगा जहानाबाद का, ध्यान रखिएगा जहानाबाद जिले में, ठीक है। वहीं पे बहुत सारी गुफाएं हैं, जैसे कि बराबर हो गया या फिर नागार्जुन पहाड़ियों में, सब यहाँ पे मैन मेड होगा, आर्टिफिशियल, ध्यान रखिएगा मैन मेड गुफाएं आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और माना जाता है कि ये जो भी गुफाएं था, खासकर बराबर हो गया नागार्जुन पहाड़ियों में, इसको जो बनवाया गया था अशोक के समय, अशोक के समय इसको यहाँ पे बनवाया गया था, ठीक है। बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है, किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए जो सहायक नदी है कोसी की, एकदम जब गंगा में मिलने मिलने ये मैंने जब होगी तभी जाके कोसी से मिलती है, ध्यान रखिएगा कोसी से मिलती है। तो एक बार थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, बेहतर आपको समझ में आएगा। यही है बागमती नदी, देख पा रहे हैं ना, महाभारत श्रेणी से निकल रही है, ठीक है। उद्गम स्थल इसका नेपाल ही है, बिहार में प्रवेश करेगी यहाँ पे, ठीक है। सीतामढ़ी में एक जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा शेरावती ग्राम, उसको डेंग भी बोला जाता है, डेंग। तो शेरावती ग्राम डेंग में एंट्री करेगी। पूरी जो बिहार में जो इसकी जो लंबाई है बागमती नदी की, ये याद रखिएगा आपको 394 किलोमीटर। कुछ जिला से क्रॉस करते हुए आपको नजर आएगा, जैसे कि यहाँ पे चंपारण हो जाएगा, चंपारण के बाद यहाँ पे देख पा रहे मुजफ्फरपुर, इसके अलावा इधर समस्तीपुर, ठीक है। नीचे आएंगे तो बेगूसराय, और यहाँ पे खगड़िया देख पा रहे हैं ना नीचे, ठीक है। यहीं पे आपको ये संगम बनाएगी, ध्यान रखिएगा कोसी नदी में, कोसी नदी में आके, ठीक है, मिल जाएगी। तो खगड़िया के पास आके संगम बनाएगी। तो किसकी सहायक नदी हो जाएगी ये? कोसी की, ठीक है। इनमें से किसे बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है? तो जीआई टैग देखिए मिलने से क्या होता है कि किसी मैंने एरिया में कह सकते हैं कि जो उसकी जो क्वालिटी होती है, ठीक है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट का यहाँ पे चांस होता है, तो उसका प्राइस भी यहाँ पे हाइक हो जाता है, अधिक हो जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। अब इसमें देखेंगे तो जैसे मखाना, म से मखाना और म से हो जाएगा मिथिला, मिथिला के क्षेत्रों में ये दिया गया, ठीक है, मिथिला के क्षेत्र के लिए। सिलाओ खाजा, खाजा होता है ना, खाजा बहुत फेमस है बिहार में, नालंदा राजगीर को मिला हुआ है। मगही पान, ध्यान रखिएगा मगही पान, ये बिहार में कई सारा क्षेत्र है, जैसे इसको औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, नालंदा हो गया। इसमें जनरली आपको दक्षिणी बिहार का क्षेत्र आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद है पिपली वर्क, पिपली वर्क देखिए बिहार में नहीं मिला हुआ है उसको, ठीक है, एक हैंड क्राफ्ट है, ठीक है। इसको उड़ीसा में, उड़ीसा का जो पुरी क्षेत्र है, पुरी, वहाँ पे खूब बनाया जाता है। तो पुरी में आपको पता ही होगा, ठीक है, जो भी जगन्नाथ मंदिर है उसमें, ठीक है, कृष्ण बलिराम, ठीक है, राधा, सब आपको, राधा या फिर सुभद्रा है मेरे ख्याल से, ठीक है, खैर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कृष्ण बलिराम, उसमें सुभद्रा का अंकन मिलेगा। योग गुरु पतंजलि किसके दरबार में थे? योग गुरु पतंजलि किसके दरबार में थे? आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा ही होगा, उसमें एक व्यक्ति का नाम आएगा पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, शुंग वंश के अंतर्गत, ठीक है, इसी के दरबार में रहते थे। माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, उस समय अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। और ये करवाया कौन था? तो पतंजलि के द्वारा, पतंजलि के द्वारा ये यज्ञ, ठीक है, करवाया गया था। पतंजलि जो है देखिए बहुत फेमस पर्सनालिटी, पौड़िनी के शिष्य हैं, ध्यान रखिएगा पौड़िनी के शिष्य। पतंजलि के द्वारा ही योग सूत्र दिया गया, योग सूत्र, जिसको आज बाबा रामदेव लेके खूब चल रहे हैं, ठीक है, योग सूत्र, ध्यान रखिएगा। योग सिद्धांत को किसने दिया? पतंजलि ने दिया। देखिए पतंजलि आज मार्केटाइज, समझ रहे हैं ना, पूरा हो गया है। बिहार की प्रथम चीनी मिल कहाँ प्रारंभ हुई थी? बिहार की प्रथम चीनी मिल कहाँ प्रारंभ हुई थी? ये भी प्रश्न में, ठीक है, बहुत अधिक कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भूल के भी बेतिया नहीं लगाना है आपको, ठीक है। इसमें हो जाएगा सारण, सारण नहीं है, सारण। सारण में एक क्षेत्र है मढ़ौरा, मढ़ौरा, ठीक है। यहीं पे 1904 में पहली बिहार में चीनी मिल की स्थापना की गई थी। उस समय मढ़ौरा देखिए एक अर्ध औद्योगिक केंद्र के रूप में तेजी से ग्रो कर रहा था, और 1904 में अंग्रेजों के द्वारा ही देखेंगे, ठीक है, तो ये सब यहाँ पे किया जा रहा था। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की पहली चीनी मिल, भारत की पहली, ठीक है, चीनी मिल, शुगर फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी? ये स्थापित किया गया था 1903 में, ध्यान रखिएगा, देवरिया जिला प्रतापपुर, देवरिया जिला प्रतापपुर में इसकी स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। भारत का रेशम नगरी किस शहर को कहा जाता है?
बहुत सारे लोग होंगे भागलपुर से, ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को। भागलपुर को देखिए, ठीक है, भागलपुर को भारत का रेशम नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की एक सिल्क है, बहुत है, टसर सिल्क, ध्यान रखिएगा, टसर सिल्क बहुत ही फेमस है, ठीक है, बहुत जनरली, ठीक है, नाम आपको पता होना चाहिए, टसर सिल्क। यहाँ से देखिए बहुत सारा जो नाम दिया है भारत के रेशम नगरी किस शहर को कहा जाता है, जैसे कि भागलपुर हो गया, कुछ मुझे ध्यान आया, कुछ और भी इसमें पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक मालदा आम मिलता है, तो वेस्ट बंगाल को ध्यान रखिएगा मैंगो सिटी भी बोला जाता है, मैंगो सिटी। इसके अलावा हो जाएगा भारत की शराब की राजधानी, देखिए भारत की शराब की जो राजधानी है पटना में, सॉरी महाराष्ट्र में नासिक को बोला जाता है, नासिक, ठीक है, शराब की राजधानी। इसके अलावा धार्मिक राजधानी आपको पता ही होना चाहिए, धार्मिक राजधानी वाराणसी को, ठीक है, बनारस, वाराणसी को। तो कुछ ऐसे नाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, क्या पता कहीं से पूछ दे। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कंपनी कहाँ स्थापित है? हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कंपनी कहाँ स्थापित है? ठीक है, तो देखिए इसकी स्थापना हुई है बरौनी में, ध्यान रखिएगा, बरौनी में इसकी स्थापना की गई है। और ये अभी मैंने कंटिन्यू रूप से चालू भी हो गया है, लगभग 19 अक्टूबर 2022 को इसमें अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है। कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, उस कंपनी का नाम जान लीजिए, ठीक है, हिंदुस्तान, ठीक है, उर्वरक एंड रासायनिक लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, रासायनिक लिमिटेड, ठीक है, यही है अमोनिया यूरिया संयंत्र, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो प्रोडक्शन पूरा यहाँ पे चल रहा है। नीम कोटेड यूरिया आप लोगों को ध्यान रखिएगा, नीम कोटेड यूरिया मार्केट में तो बहुत महंगा है ये, लेकिन ठीक है मिट्टी के दृष्टिकोण से, मिट्टियों में खासकर एनपी के मात्रा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है नीम कोटेड यूरिया। एनपीके जो वैल्यू होता है पूछा जा सकता है, रेशियो 4:1, ध्यान रखिएगा 4:1 यहाँ पे होता है। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का समग्र गरीबी अनुपात क्या था? समग्र गरीबी अनुपात क्या था? ठीक है, तो ये डेटा है लगभग देखेंगे 2011-12 का, ठीक है, तो लगभग ये, ठीक है, 33.7 के आसपास, ध्यान रखिएगा 33.7 के आसपास था, ठीक है, इसका जो भी रिपोर्ट में यहाँ पे दिया गया था। हालांकि तेंदुलकर समिति जो है बहुत ही पुरानी, ठीक है, कमेटी है, ध्यान रखिएगा पुरानी कमेटी है, ठीक है, तो इसमें अनुमान यहाँ पे कर लिया जाता है ना, तो 33.7%, ध्यान रखिएगा 33.7%, ठीक है। भारत की गरीबी का अगर देखा जाए, भारत की गरीबी में सिर्फ और सिर्फ बिहार का जो अकेले हिस्सा है, देखिए 13.3%, मैंने बिहार इतना गरीब है, सोचिए, ठीक है। अब इसमें एक और मैं डेटा आपको बताता हूं कि देश की आबादी का देखिए बिहार कितना है, लगभग 8.6%। टोटल 2011 की जनगणना के अनुसार से अगर देखा जाए तो 1.21 अरब था पूरे भारत की जनसंख्या, और उसमें बिहार की जनसंख्या लगभग 10.5 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या तो 8.6% है, लेकिन गरीबी देखिए कितना अधिक है बिहार में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। और भी प्रश्न बन सकता है कि बिहार का सबसे गरीब जिला देखिए शिवहर को माना जाता है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे कोई ऑथेंटिक तो ऐसा नहीं है कि किसी ने यहाँ का सर्वे किया है, लेकिन इसकी जो, ठीक है, वहाँ का प्रति व्यक्ति जो आय है बहुत ही कम है शिवहर का, ध्यान रखिएगा। बिहार का जो सबसे अमीर जिला हो जाएगा पटना, ध्यान रखिएगा पटना। तो यहाँ पे शिवहर को देख रहे हैं ना, जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, ठीक है, इस वजह से हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय तो वहाँ कम ही है। जीडीपी में माना जाता है कि इसका कंट्रीब्यूशन मात्र बिहार के, ठीक है, मैंने जो स्टेट का जीडीपी है 0.19%। द्वितीय जैन संहिता किसके नेतृत्व में ही? द्वितीय जैन संहिता किसके नेतृत्व में हुई? तो ये जो दुखी हुआ था ये, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है देवर्धि छमास रमण, ध्यान रखिएगा देवर्धि छमास शरण, ठीक है। कहाँ हुआ था ये पूछा जा सकता है, गुजरात में हुआ था, ठीक है, गुजरात में वल्लभी, गुजरात के वल्लभी में ये हुआ था, ठीक है। इसमें हुआ क्या था देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि देखिए इसमें जैन धर्म के ग्रंथों को अंतिम रूप से यहाँ पे संकलित किया गया, अंतिम रूप से
संकलित भी किया गया, सब इकट्ठा किया गया और उसको लिपिबद्ध भी किया गया, लिखा गया बहुत अच्छे से। ठीक है। और जैन ग्रंथों में जैसे कि बहुत फेमस है 12 अंग को आपको नहीं भूलना है, 12 अंग हो गया, इसके अलावा कई सारा उपांग हो गया। ठीक है, सब यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से संकलित किया गया। जैन धर्म से संबंधित एक प्रश्न आपको और याद रखना है, ध्यान रखना है, जो कि जनरली आपको नहीं मिलेगा। प्रथम, ध्यान रखिएगा, प्रथम जैन तपस्वी बनने वाली महिला का नाम, प्रथम जैन तपस्विनी बनने वाली महिला का नाम। ठीक है, उनका नाम है चंदना, चंदना। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, जैन तपस्विनी। मिट्टी के लक्षण, वर्णन, वर्षा, तापमान और मतलब क्षेत्र के आधार पर भूभाग। बिहार में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं? बिहार में कितने कृषि जलवायु पाए जाते हैं? तो टोटल जलवायु देखिए बिहार में 4 पाए जाते हैं। अब इसको अलग अलग जोन में बांटा जाता है, जैसे मुख्यतः इसमें 3 जोन है, ध्यान रखिएगा 3 जोन है। ठीक है, तीसरे जोन को 2 भागों में बांट दिया जाता है, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। नंबर 1 जो जोन फर्स्ट है, जोन फर्स्ट में इसमें उत्तर का जो जलोढ़ मैदान है, उत्तरी जो जलोढ़ मैदान है उसको रखा जाता है। दूसरे नंबर पर रखा जाता है उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान। और नंबर 3 में 2 कैटेगराइज है, 1 और 2। ठीक है, इसमें हो जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान। और चौथे नंबर पे हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। ठीक है, यहाँ से एक और सवाल राइज हो सकता है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम जलोढ़ में, उत्तर पश्चिम जलोढ़ वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है। इसमें 13 जिला है और इसमें सबसे अधिक जो जिला है, ध्यान रखिएगा, लगे मतलब उत्तरी बिहार से ही है, उत्तरी बिहार से ही है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशालाओं की सूची में शामिल लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में खगोलीय वेधशाला कितनी पुरानी है? अभी देखिए इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है तो स्वाभाविक सी बात है चर्चा में रहेगा ही रहेगा। टोटल जो ये इसका जो टाइम पीरियड है देख पा रहे हैं 106 साल का है, मैंने एज है इसकी अवधि है लगभग 106 साल का है। इसकी स्थापना किया गया था 1916 में, ध्यान रखिएगा 1916 में इस वेधशाला की स्थापना किया गया था। इसमें एक प्रोफेसर का नाम आपको याद रखना है, रोमेश चंद्र सेन, रोमेश, ठीक है, चंद्र सेन का नाम आप लोगों को याद यहाँ पे रखना है। ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है प्रोफेसर रोमेश चंद्र सेन। यहाँ पे दूसरा चीज़ है कि देखिए 1946 के आसपास कॉलेज में क्या किया गया था, तारामंडल की स्थापना किया गया था। सोचिए मुजफ्फरपुर में तारामंडल, ठीक है, तारामंडल का भी यहाँ पे स्थापना किया गया था। लेकिन 1970 तक आते आते सही से फंक्शन नहीं कर रहा था, ना वेधशाला ना तारामंडल, खराब हो गया, तब से खराबे पड़ा है। ठीक है, लेकिन अब यूनेस्को ने अब इसको शामिल कर लिया है, तो यूनेस्को जब पैसा वगैरह देगा रख रखाव के लिए तो हो सकता है कि पुनः जीवित हो जाए। तो पटना में तो तारामंडल है ही, क्या पता यहाँ भी मुजफ्फरपुर में भी चलने लग जाए। खैर है, समय बताएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आज 20 क्वेश्चन फिर से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बेहद ही डिटेल एनालिसिस के साथ। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करते रहे, अपना फीडबैक देते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।